आज से 11 साल पहले जब हम फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थे, तब कोई भी आकर थपथपाकर पीठ या सर के ऊपर थपथपाकर कहता था नाइस पीपल इंडिया। सडनली आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तो जो हीन भावना से ग्रस्त होता था आज वो सर ऊंचा उठा के चल रहा है, और वो जो चौथी पायदान पर है वो अभी संतोष नहीं कर रहा, वो भारतीय कह रहा है ऊपर 3 की पायदानों पर भी मुझे अपने देश को ले जाना है। डू यू थिंक द टॉप 3 विल बी सडनली एग्रीएबल एंड फ्रेंडली? आप ग्लोबली जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी कंपटीशन ग्लोबली ज्यादा होने वाला है? Would we have become a threat to many countries? You had officers here who have served with distinction across not only services but also defense establishment with regards to weaponry and the whole digital army background, and those conversations have already happened on your platform. My issue is this: do you think we'll have more friends as we push our way forward to the topmost economy of the world? I don't think so at all. I think we'll have a lot of challenges. They will not want us as equals on their tables. No, they will push us. They will want us to be subjugated. Yeah. And they cannot withstand that Indian who will look them in the eye and say, I will do what is best for India. In that, I don't care who says what and tries to divide us how. What is hurtful is that while a majority of our citizenry is trying to climb that ladder to international success, there are those elements who want to push us down and say, अरे झगड़ो, भाषा पे झगड़ो, जाति के आधार पे झगड़ो, प्रदेश के आधार पर झगड़ो। सोचिए, जब दुश्मन सरहद पर है तब कौन पूछता है सिपाही से तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी जाति है तुम्हारी, कौन से प्रदेश से हो? उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है, वो जानता है उसे ना सत्ता मिलेगी ना किसी की सेवा मिलेगी, मर गया तो तिरंगे में लिपट कर घर लौटेंगे और फिर मेडल मिलने के बाद सब भूल जाएंगे। फिर भी वो खड़ा है आज, तो और कुछ नहीं, कम से कम इतनी लज्जा हो, इतनी शर्म हो हम में कि उसके लिए हम संगठित रहें। आप जब 2003 से अब तक देखते हैं, 22 सालों में नेशनलिज्म शब्द की एक्सेप्टेंस, इसकी यूज या इसकी तरफ चेंज या झुकाव कुछ आपने देखा है? बहुत बड़ा योगदान आपका है, आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। थैंक यू। लेकिन अनअबैशेडली आप उसके लिए खुद बहुत भुगत चुके हैं, आपका योगदान उसमें है। आपने पूछा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनअबैशेडली उन्होंने तब भी भारत को डिफेंड किया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी पर तोहमत लगाते थे, ताना कसते थे, दुश्मन देश भी एंड सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज भी। और नरेंद्र मोदी तब भी भले ही भाजपा में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन राष्ट्र के प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने मुखरता से हर मंच से कहा था। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिस प्रकार से धड़ल्ले से अमित शाह ने धारा 370 जब हटा रहे थे संसद में बात की, वो देश ने देखा। हमारे इतिहास में कितनी बार साधारण नागरिक ने संसद की कार्रवाई को बैठकर देखा होगा? देखा। आपने एक मेरी क्लिप चलाई, एक मेरी स्पीच का यहाँ पर अंश दिखाया, वो बहुत सारे बच्चे आके मुझे बताते हैं, लास्ट व्हेन वाज सच स्पीचेस वॉच्ड? पीपल आर वॉचिंग बिकॉज दे नो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन फीलिंग टुवर्ड्स देयर कंट्री। सो आई थिंक दैट यू एज समबडी फ्रॉम मीडिया, people in politics who stood up and spoke for India, people overseas who speak in support of India, they know we are not a civilization that tries to edge anybody out of a conversation. We know how to grow together. We know how to but walk there is together. ultra regionalism हो रही है अभी। आग दिखाओगे तो जवाब देने का एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और उस समय की जो फीलिंग, और एक तरफ राज ठाकरे पकड़ पकड़ के जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, उनको मारते हैं, उनको वीडियो बनाते हैं और कहते हैं दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी, तुम्हें तुम्हारा हमने अपनी पोजीशन दिखा दी। इधर कमल हसन और स्टालिन और बाकी लीडर्स कहते हैं साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। ये छोटी बातें नहीं है। लिंग्विस्टिक डिवाइड, अल्ट्रा रीजनलिज्म, ये दीज आर थ्रेट्स वी हैव टू फाइट। वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि ये हो रहा है हमारे देश में, और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। There is nobody who does not accept it. There is a recognition that there is a deliberate attempt to divide, to create fissures. So I think that you have to give credit to people who are watching you today, who are here in this room. These people who are sitting in this room, they recognize the threat and they are here, they are a part of this collective.
and there are many who are watching you. The fact that your number grows, Arnab, in itself is an indication. People know of the threat that you're trying to flag. And by watching you, by coming to these conversations, they are saying, we as citizens stand by people like you. Speak. Be unafraid for those who are unheard, who can't speak, who are unseen. The biggest threat I feel is to be quiet. The biggest threat in our country is to be quiet, to play safe. और कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाता है. स्मृति जी, हमारी लेकिन nobody wants to pick up a fight. देखिए, you cannot hold a grudge against that ordinary citizen जो genuinely कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहता. So what can somebody do? झगड़े में नहीं पड़ना चाहता. कोई कौन क्या ऑप्शन क्या है बताइए. जो नेशनलिस्ट है वो हर दिन तलवार की धार पे चलता है, क्योंकि उसको काम पर जाकर भी ताना सुनना पड़ता है, घर में भी सुनना पड़ता है, और भगवान ना करे अगर वो विपक्षीय किसी राज्य में है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी एफआईआर होती है, कोई आकर उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने का गलत बात है ना. डिफेंसिव में तो एंटी नेशनल्स को होना चाहिए, नेशनलिस्ट को डिफेंसिव में क्यों होना चाहिए? हम नेशनलिस्ट हैं और डिफेंस है या ऑफेंस है, हमें उस बात से कोई सरोकार नहीं. जब तक हम जैसे लोग हैं तब तक ना सिर्फ ऐसे कलेक्टिव बनते रहेंगे बल्कि प्रखरता से आवाज उठती रहेगी. हमें ये नहीं पूछना वाई मी, हमें ये कहना है वाई नॉट मी, ताकि हम जैसे 10 और खड़े हो जाएं, ताकि अगर हमारी आवाज़ दबा दी जाए तो 10 और हों जो डंके की चोट पर शिखर पर जाकर जोर जोर से बोले कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे. और अगर भारत पर किसी ने आंख दिखाई, आपको उसका बहुत एक उत्तम उदाहरण बताती हूँ. आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की. चंडीगढ़ में एक कलेक्टर ने एक निवेदन किया सार्वजनिक कि हिंदुस्तानी सामान्य आकर क्या थोड़ी मदद कर सकता है. स्टेडियम से 10,000 लोग भर गए जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन खड़े थे वहाँ. क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने हिंदुस्तानियों को बुलाया कि आओ थोड़ी मदद कर दो, ऑपरेशन चल रहा है सरहद पर. दैट इज इंडिया. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ 9 o'clock डिबेट. दे डू नॉट टॉक अबाउट ऑक्सीमोरॉन्स लाइक गांधीयंस विद गन. Gandhian with gun. They live nationalism. They turn up when your country calls. They are not uniformed personnel. They turn up. एंड लोग कहते हैं शहरों में आपको ऐसा नेशनलिज्म नहीं दिखता. चंडीगढ़ के उस उदाहरण ने कह दिया क्या शहर क्या गांव. वो नेशनलिस्ट कौन है अर्नब? वो जो सरहद पर घर बनाकर आज भी गांव में रह रहा है, जिसकी शेलिंग चल रही है. आपने रिपोर्ट की थी, शेलिंग हो रही है. वो कह रहा कोई बात नहीं जी, हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे. कुछ ऐसे लोग आपने उनको टेलीकास्ट में दिखाया है जिन्होंने कहा बीवी बच्चे घर में माँ, उनको हमने सिक्योर जगह पर रख दिया जी, मैं घर नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे सरहद नहीं छोड़. हमने पुंछ में रिपोर्टर भेजा, वहाँ पे एक सब लोग चले गए थे, एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे था. हमारी रिपोर्टर हर्षा उनके पास गई, कहा आप क्यों जा रहे हैं? कहते मैं कुछ नहीं जाने वाला. बोले शेलिंग हो रही है. गांव वाले चले गए. बोलते मुझे गांव में ही कंफर्टेबल लगता है, इधर ही सेफ लगता है. और एक तरफ है रॉबर्ट वाड्रा जो कहते हैं हिंदुत्व के कारण आसिफ मुनीर ने पहलगाम करवाई. तो मैं उन विभीषणों के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उन मीर जाफरों के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ जिनको लग रहा है आपने रॉबर्ट वाड्रा के कंपैरिजन विभीषण से करके तौहीन कर दी. मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं जिनको लगता है कि राष्ट्रवाद की बात और प्रेजेंट टाइम ये एक बुरा सपना है और ये बुरा सपना ख़त्म होने वाला है, उनको आप क्या कहना चाहें? उनको ये कहना चाहूँगी कि सपना ख़त्म हो, सपना नया देखें. सपना टूटे या नया सपना बने, एक बात की गारंटी है जी, राष्ट्रवादी हर मोड़ से जी हर समय प्रखरता से बोलेंगे.